हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मेच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट पीएससी एल एपिसोड 4848। PACLL का मतलब होता है पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। ये जिन भी लोगों ने PACL में पैसा डिपॉजिट किया है वो लोग अपना पॉलिसी बॉन्ड उठा के देख लें, तो उनके पॉलिसी बॉन्ड में यही लिखा हुआ है, P फॉर पाक, A फॉर अल, C फॉर चमन, L फॉर लाहौर और लिमिटेड तो लिखा ही हुआ है, वो L हमने लिख दिया। थोड़ा नाम को अच्छे से पहचाने, क्योंकि इस कंपनी का नाम पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1996 में हुआ करता था। उसके बाद इसका नाम पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड हो गया, उसे शॉर्ट में किया गया PACL और फिर लिमिटेड, यानी पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है। इस नाम से आप सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। और अब आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी साथियों को जानकारी दे दें कि जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्थानुसार निम्न ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवाए। हमारी ईमेल आईडी है thezeronewschannel@gmail.com। अब आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कि अप्रैल में, यानी मार्च अब एंड है, 7-8 दिन बचे हैं, इसके बाद अप्रैल आने वाली है। अप्रैल में कौन सा तूफान आने वाला है, इसके लिए आप लोग तैयार रहें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोढ़ा कमेटी भुगतान दे रही है, कस्टमर थाने में जाएगा तो हम NHRC की एप्लीकेशन दे देंगे और पुलिस को बोल देंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा होता है क्या, तो आप लोग गलत फहमी में हैं। आने वाले समय में निवेशक अपने घर से तलवारें लेकर के आएंगे, आपकी गर्दन काट के जाके थाने में रख देंगे, कहेंगे साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये भी बता दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट को गर्दन कट गई एजेंट की, मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना भाई। ये होने वाला है, क्योंकि निवेशक आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में धीमी गति से पेमेंट आ रही है, ये आ रही है, आप लापरवाही कर रहे हैं। निवेशक ये आरोप लगा रहा है कि आपने कहा था 10,000 रुपए जमा करो, 10 साल में 37,000 मिलेगा। और सेबी, सेट या सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जो फाइलें रखी हुई है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि 10,000 रुपए जमा करो तो 10 साल में 37,000 मिलेगा। कहीं पर भी कंपनी ने ऐसा लिख करके नहीं दिया है। लेकिन जूनियर को हर सीनियर ने यही कहा कि 10,000 जमा करो तो 10 साल में 37,000 मिलेगा। ये झूठ बोला गया सीनियरों द्वारा, और फिर जूनियरों वाले द्वारा वही झूठ आगे बढ़ा दिया गया।
कस्टमर तक। मैनेजर द्वारा भी यही कहा गया, कर्मचारियों द्वारा भी यही कहा गया। अब सवाल यह है कि कर्मचारी हो, मैनेजर हो, या बड़े बड़े टॉप लीडर हो, सीनियर हो, तेजेंद्र पाल चन्नी जैसे, पृथ्वीराज यादव जैसे, सुनंदा कदम जैसी, वो लोग अब किनारा कर लिए हैं इस बात से। अब कस्टमर और जूनियर एजेंट के बीच में मैटर इस बात को लेकर अटकेगा। कई सारे जगह तो ये सुनने में आ रहा है कि कस्टमर ने थाने में जाकर के कंप्लेन की कि हमने तो इसको पैसा पोस्ट ऑफिस के लिए दिया था, इसने इसमें क्यों जमा किया। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि पोस्ट ऑफिस के लिए पैसा दिया था भाई, आपने इसमें क्यों जमा किया। अब अगर आप कहोगे कि नहीं इसने इसके लिए दिया था, तो पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि पैसा जा चुका है और जहां गया है वहां से आसानी से आने वाला नहीं है। तो वो आपको लपेटना उसके लिए बहुत आसानी है, 420 का मुकदमा लगा के बेड़ देगी आपको अंदर। अब इस मैटर पे आप सोचे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश काम करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने 420 किस बेस पे लगाई कि कस्टमर ने पैसा पोस्ट ऑफिस के लिए दिया था, कस्टमर ने पैसा LIC के लिए दिया था, आपने पैसा इस पाक अलचमन लाहौर लिमिटेड में क्यों लगाया। ये परेशानी आने वाली है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो बात नहीं है, कस्टमर को तो हमने बताया था कि भैया PSEL में लगा रहे हैं। ये सत्य है, आपने बताया था, लेकिन अब वो कस्टमर इसको डिनाई करेगा, इन्होंने नहीं बताया था, और पुलिस आपके खिलाफ खड़ी होगी और सीनियर आपके साथ नहीं होगा। तो इसलिए अब अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि आप जहां पर हैं, आज जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से निकलने के तरीके कौन कौन से हैं और वो तरीके कितने हद तक कामयाब होंगे। हमने 21-22 का मैटर उठाया कि वो पैसा गायब हुआ है, वो पैसा आतंकवादियों को गया, उस पैसे से RDX खरीदी गई, वो आतंकवादियों को दिया गया। RDX आतंकवादियों को दी गई और आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों को शहीद किया। ये सारा मुद्दा जब उठाया गया तो जीरो चैनल ने यह सोचा कि बहुत सारे सीनियर ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हर निवेशक की समस्या का समाधान हो, और उनके हाथ में एविडेंस है कि इतनी भारी मात्रा में रसीदें कटी हैं। रसीदें खोजने का काम बहुत सारे लोगों ने किया और भारी मात्रा में रसीदें निकल कर आई, और जो नहीं निकली तो अभी नंबर के हिसाब से तो पता चल गया ना कि इतना मिनिमम नंबर ये है और मैक्सिमम नंबर ये है। मिनिमम नंबर क्या होता है? जब सवेरे ब्रांच ओपन होती है तो पहले जो नंबर होते हैं वो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं, और जब शाम को ब्रांच बंद होती है तो वो लास्ट के नंबर होते हैं। तो जब मॉर्निंग के और इवनिंग के नंबर हाथ में आ गए तो पता चल गया कि लगभग इतनी रसीदें कटी हैं, मतलब उससे ज्यादा कटी हैं पर कम नहीं कटी हैं। अगर इस मुद्दे को सारे सीनियर एक साथ एक आवाज में, बस सिर्फ उनका मकसद यही था कि जीरो चैनल बोल रहा है कि पैसा आतंकवादियों को गया, अब हमको यह बता दो कि पैसा कहां गया। हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कंपनी से यह जानना चाहते हैं कि भैया वाकई में RDX तो नहीं खरीदा गया ना। हम आपको सजा दिलाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी मन को तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि अगर पैसा RDX खरीदी गई है इस पैसे से तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमको फांसी पे चढ़ाओ। अगर ऐसे 1000 सीनियर खड़े होकर के डंके की चोट पे जाकर के कोर्ट में कह देते कि हमको फांसी पे चढ़ाओ क्योंकि अगर ये पैसा RDX खरीदी गई है तो हमको फांसी पे चढ़ाओ, क्या आपको बोलने से कोर्ट फांसी पे चढ़ा देती क्या? कोर्ट कभी भी फांसी पे नहीं चढ़ाती। कोर्ट कहती हाँ बिल्कुल ठीक है चलो जांच कर लेते हैं, लेकिन यहां लोग घबराने लगे कि हमारे ऊपर केस बनेगा। अरे बनने दो ना, पैसा आप लेकर के आए हो, आपने ब्रांच में दिया है। RDX ना तो आपने खरीदी, नहीं आपने आतंकवादियों को पैसा दिया, वो तो मैनेजर जाने ना। अगर उस मुकदमे में आपका नाम आ जाता है तो आने दीजिए, लेकिन पुलिस का डर रहे थे कि नहीं पुलिस तो हम ही को बेड़ रही है। कुछ लोग ऐसे, कुछ सीनियर खड़े हो गए मैनेजर के सपोर्ट में। खैर आने वाले समय में इस मैटर को ढंग से उठाएंगे और हम अपने तरीके से उठाएंगे, वो बात नहीं है।
लेकिन अगर ये उस समय सही तरीके से कुछ सीनियर आ जाते जो संगठन के तलवे चाट रहे हैं और हैं ईमानदार, कई ऐसे सीनियर ईमानदार हैं जिनका अपना विवेक काम नहीं कर पा रहा है, उनका माइंड काम नहीं कर पा रहा है, और वो ये समझ रहे हैं कि ट्विटर पे ट्वीट करने से पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज यादव पढ़ा लिखा है, सीबी यादव प्रोफेसर है, ये दिमाग लगा करके उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 6 साल से यही तो कर रहे हैं। अगर हमारे चलाए हुए तीर पे एक दो लोग भी पहुंच वाले अगर सपोर्ट करके ये लोग आगे निकल आते तो फिर कारवां बन जाता, और उसका परिणाम क्या निकलता। मैं पूछता हूं, मैं चैलेंज करता हूं हर एक संगठन के पदाधिकारी से, हर सीनियर से, क्या वो साबित कर सकते हैं कि 21 अगस्त 2014 की तारीख में जो ब्रांचों में पैसा आया वो पैसा कहां गया, कहां रखा है? साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब इसका दंड किसको मिलेगा? अब लोग सोच रहे हैं कि सीनियर फंसेंगे, मैनेजर फंसेगा। जी नहीं, सीनियर और मैनेजर अगर पैसे कलेक्ट करके वहां रखते थे, काउंटर पे जो लोग भी बैठे थे, वो पैसा जाता हेड ऑफिस था ना, चाहे वो किसी भी रूप में जाया जाए, भाई पेमेंट के रूप में बटे या कुछ भी बटे, हिसाब किताब हेड ऑफिस जाता रहा ना। तो सारे सीनियर लोग, मैनेजर भी आ जाते कि भैया वो पैसा हेड ऑफिस से, आप रिकॉर्ड पूछिए, उनसे मंगवाइए। तो क्या होता? कंपनी के ऊपर दबाव बनता, और जब कंपनी के ऊपर दबाव बनता, कंपनी आज भी हालत खराब है। आप लोग सोच लो कि भाई अगर कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को, 21-22 के मैटर पे कटनी, आपकी जो है ये कंपनी जो है ये घुटनों के बल आ गई है, टांगे कट गई है पूरी उसकी। सीबीआई वालों ने उनको कितना नोचा है आप लोगों को पता ही नहीं है। सीबीआई वालों ने कंपनी को कितना नोचा है आपको पता ही नहीं है। कंपनी कितना परेशान है आपको पता ही नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, जो लोग भी इंद्रप्रकाश बिल्डिंग जा सकते हैं, 1 हफ्ते का समय निकाल के, केवल केवल 1 हफ्ते का समय निकालिए, और इंद्रप्रकाश बिल्डिंग के आसपास, जस्ट आसपास, बगल में, सामने, कहीं पर भी आप मॉर्निंग में 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का वहां समय बिताने की अपनी व्यवस्था करिए कि हम वहां कहां बैठेंगे जिससे किसी को डाउट ही नहीं हो कि हम कौन है, या हैं भी तो ठीक है, मतलब भगाए नहीं, बस बैठे हैं। तो आप खुद देखेंगे वहां का माहौल, आपको 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि वहां कौन कौन लोग आते हैं और क्यों आते हैं और क्या करके चले जाते हैं। सीबीआई के अधिकारी आते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कई राजनेता आते हैं, और वो क्यों आते हैं? 15,000 करोड़ कहां गया, एक ही सवाल को लेकर के आते हैं, ये 15,000 करोड़ कहां गया? अरे साहब वो पेमेंट बट गई। अरे पेमेंट कहां बट गई? दिखाओ बैंक का अकाउंट। पूरे देश भर से लोगों ने आरटीआई लगाई है। अच्छा साहब ठीक है जी, हाँ तो ठीक है, एक काम कर देना, वो हमारे भतीजे का एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में थोड़ा बिल पे कर देना। हाँ 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 साहब बिल्कुल, अरे करवा देते हैं, हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, ये सब आप लोगों को सच्चाई वहां दिख जाएगी। चैनल पे मत देखिए कि मेरे चैनल पे क्या है, अब वहां जाकर के अपनी आंखों से देख आइए, न हो तो बताइए। अब जब कंपनी के ऊपर इस प्रकार का दबाव बना है और थोड़ा सा जोर लगा देते ये सीनियर लोग, तो इसका परिणाम क्या होता? आपके शेयर की ब्रांच ओपन हो जाती, आपको पेमेंट मिल जाती। अब आप कहेंगे कि पेमेंट लोढ़ा कमेटी बांटेगी, कंपनी क्यों देगी? कंपनी अगर देगी तो क्या लोढ़ा कमेटी उसको मना करेगी क्या? मुझे पूछ के बताइए, कल आप सेबी में फोन लगाइए कि अगर कंपनी पेमेंट देना चाहेगी तो क्या लोढ़ा कमेटी या आप लोग उसको मना करोगे क्या कि क्यों दे रहे हो? थोड़ा पूछिए कि आप उसको मना करेंगे क्या कंपनी को कि क्यों दे रहे हो पेमेंट? आप लोगों को एक बात बता दें, सहारा के मामले में, सहारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सेबी पेमेंट दे,
और सहारा से पैसा लेती जाए, हर कस्टमर को 15% इंटरेस्ट जोड़ के दे। सेबी ने 100 करोड़ भी अभी तक कुल बांटे हैं, 100 सवा 100 करोड़ बांटे हैं लगभग, जबकि सहारा ने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए नगद देके रखे हुए हैं, कैश। बावजूद इसके, अगर वो सहारा की जिन दो कंपनियों में पैसा जमा है, अगर वो आज भी सहारा में पहुंच जाता है अपना पॉलिसी बॉन्ड लेकर के, अव्वल तो लोगों के पास है नहीं, पर अगर किसी के पास रह गया है, उसने न पैसा सहारा से लिया है न सेबी से लिया है, और अब अगर वो सहारा में पहुंच जाता है, तो सहारा कह रही है भैया पैसा तो मेरे पास है नहीं, इसका पैसा सेबी देगी। और सेबी आज की तारीख में नहीं दे रही है, सेबी बोल रही है हमारी डेट निकल गई, अब जब चालू होगा फिर तो बताएंगे। लेकिन उसके सामने सहारा एक और विकल्प रखती है, वो ये कहती है कि अगर आपका ये 50,000 रुपए डिपॉजिट है, 2011 में आपने जमा किया था, 10 साल के लिए जमा किया था, और 2021 आ गया, अब आपका 1.5 लाख रुपए बन चुका है। आप लोग खुद जा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति आप लोगों के पास कोई अगर ऐसा ग्राहक हो, आपके परिचय में कोई ऐसा निवेशक हो जिसका ऐसे पैसा जमा हो, और कौन सी कंपनी, सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट, तो 50,000 का 1.5 लाख बनता है। सहारा कभी ये नहीं कहेगी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और बस सेबी में ही देंगे, हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सहारा ये कहेगी कि हमारे पास है नहीं, इसलिए हम देंगे नहीं, और हमें देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, इसका पेमेंट सेबी देगी। आप चाहें तो कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, आप चाहें तो सेबी में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे सर अब कहाँ, आपके यहां बताइए जमा किया और हम वहां जाएं, ये तो गलत है। तो कहेंगे आप एक काम करिए, हमारी अभी इस समय दूसरी कंपनियां चल रही है, उसमें दूसरी स्कीम है, आप 1.5 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट कर दीजिए, ये 1.5 लाख बनता है आपका, हो गया। यानी जमा 50,000 था, ब्याज से 1.5 लाख बनता है। भले मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पेमेंट सेबी दे रही है, लेकिन बावजूद इसके सहारा कह रही है कि हमारी दूसरी कंपनी में इसमें से अगर ये ब्याज सहित 1.5 लाख बनता है, आप 1.5 लाख जमा करने को तैयार हैं, तो हम आपको इसकी पेमेंट करने को तैयार हैं। कैसे करेंगे पेमेंट, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पेमेंट सेबी बांट रही है, फिर सहारा कैसे देगी? अगर उस कस्टमर ने वो 50,000 की एफडी दे दी, उसको नई 1.5 लाख की दूसरी कंपनी की एफडी बना करके दे दी जाती है, तो बताइए मुझे कि सहारा अपने अकाउंट्स में क्या लिखेगी कि ये 1.5 लाख रुपए जो नई कंपनी में डिपॉजिट हुआ, ये तो कस्टमर ने दिया ही नहीं पैसा, लेकिन उसके अकाउंट में तो आएगा कि ये 1.5 लाख आया। तो सहारा अपने अकाउंट में लिखेगी कि हमारी जो पहले जो दो कंपनियां थी जिन पर सेबी ने बैन लगाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है पैसा पेमेंट करो, उसमें लिखेगी कि कस्टमर कह रहा है कि मैं सेबी से नहीं लूंगा, भाड़ में जाए सेबी, सेबी के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को आप दीजिए। और सहारा ने उसको 1.5 लाख दे दिया, मतलब हमारी साख है। सहारा पर लोग भरोसा करते हैं, सेबी पर नहीं करते हैं। सहारा तो मैंने इसको 1.5 लाख दे दिया, अब सहारा ने 1.5 लाख तो दिया नहीं, वो 1.5 लाख उसने दूसरी कंपनी में जमा कर दिया, तो सहारा ने अपनी दूसरी कंपनी में लिख दिया कि इस कस्टमर ने इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ये क्योंकि सहारा वाले की वर्तमान में नीयत साफ है, भविष्य में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, वर्तमान में नीयत साफ है, इसलिए उसने 1.5 लाख रुपए का पॉलिसी बॉन्ड बना के दे दिया दूसरी इस कंपनी का। अच्छा, ये हो गई एक स्थिति। अब उस कस्टमर का मूलधन 1.5 लाख बन गया, लेकिन पीएससीएल में तो 2002 में जितना पैसा है आज भी वही मूलधन है, ब्याज तो कहीं जोड़ा ही नहीं जा रहा है, लेकिन सहारा ने 2011 के 50,000 को आज की तारीख में 1.5 लाख बना दिया। दूसरी बात, अगर कस्टमर मजबूर है, बहुत परेशान है, तो वो थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके एक काम कर सकता है, सहारा वालों को मना ले, तो सहारा वाले मान भी जाते हैं कि ये 50,000 का 1.5 लाख बन गया, 50,000 आप पेमेंट ले जाओ और 1 लाख डिपॉजिट कर दो, ऐसा भी होता है। तो कस्टमर का मूलधन तो निकल आया, यदि पीएससीएल की गणित लगाएं, मूलधन तो मूलधन दे दिया, और 1 लाख जो ब्याज बना उसकी एफडी बना के दे दिया। कस्टमर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैटर तो इसका भी सुप्रीम कोर्ट में है, पेमेंट से भी बांट रही है, फिर भी सहारा ने दे दिया, क्योंकि सहारा ईमानदार है।
वर्तमान में। भविष्य कैसा होगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि सहारा में कोई दोगले सीनियर नहीं है तेजिंदर पाल चन्नी जैसे। एक तो यही कमी रही, कभी भी पाकल चमन लाहौर लिमिटेड में एजेंटों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि यहां पर जो लोगों को समझाने आते हैं ये सीनियर क्यों आते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय कहां पर है। जबकि सहारा में आपको कहीं पर भी सीनियर नजर नहीं आएंगे, जो भी है एम्प्लॉय है, वो किसी न किसी पद पर हैं, उस पद पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे किसी को भी मीटिंग अटेंड करने को नहीं कहा जाता कि आप ये मीटिंग लेंगे। और जो व्यक्ति मीटिंग लेता है, सहारा में एक शुरू से लेकर के ये प्लान था कि जो भी व्यक्ति मीटिंग लेता है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होता है। यहां अंगूठे छाप को भी मीटिंग लेने को कहा जाता था, आजा मंच पे कुर्सी पे बैठ माला पहना। क्यों? क्योंकि साला डायरेक्टर सीएमडी दारूखोर था। निर्मल सिंह भंगू दारूखोर, सारे ऐब, सुब्रत भट्टाचार्य में सारे ऐब। सीनियर लोग जो वहां जाते थे वो देखते थे तो वो भी खुद अय्याशी करके आ जाते थे। तो इसका आज नहीं तो कल अंत तो ऐसा होना था। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है, ये बात बहुत अच्छी ये हुई है कि जिन लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई हैं, कहते हैं ना गीता में लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो कम से कम वर्तमान समय में हम लोगों पर बिल्कुल फिट बैठता है। हमें लग रहा है बहुत बुरा हुआ, कंपनी पर बैन लग गया, पेमेंट रुक गई, भले चाहे सीनियर कहें सेबी गलत थी या हम लोग कहें कंपनी गलत थी, कुछ भी कहें, लेकिन हमारा भविष्य तो हमारा आधार में लटक गया ना, दाग तो हम पर लग गया ना। लेकिन एक बात और है साथियों, अगर ये 2014 में नहीं होता, यही बैन 2021 में लगता, अभी आज की तारीख में लगता, तो जितनी चोट पहले लगी है उससे 10 गुना ज्यादा चोट लगती, 10 गुना ज्यादा चोट लगती आज की तारीख में। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो मन बना लिया था, हमारा तो मतलब 2011 के बाद मन खट्टा हो गया, हमने तो कम कर दिया था, हमारा तो 16-17 में हम फुर्सत हो जाते। सही बात है, आपका मन खट्टा हो चुका था, आपने 2016-17 में फुर्सत होना था, 18 में फुर्सत होना था। लेकिन 14 के बाद नए एजेंट बनते, उनके अंदर जो ऊर्जा होती काम करने की वो बढ़ा चढ़ा के काम करते। अगर ये कंपनी पे 14 में बैन नहीं लगता, भले चाहे कंपनी ने खुद लगवाया, निर्मल सिंह भंगू ने खुद लगवाया, मान लीजिए उस समय वो नहीं लगवाता बैन, तो आज की तारीख में अगर 2021 में लगता, तो जितना आज की डेट में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है उससे 4 गुना ज्यादा लाइबिलिटी होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि अगर आप सोचते हो कि हम 16-17 में फुर्सत हो गए होते तो दूसरे 4 एजेंट फंस गए होते। पर कुल मिला के कंपनी में धन ज्यादा होता, लपेटा थोड़ा ज्यादा लगता और ज्यादा लोग परेशान होते। फर्क सिर्फ ये कि हो सकता है आप परेशान ना होते, कोई दूसरा परेशान होता, लेकिन परेशानी तो होती। क्यों? क्योंकि इनका जो शुरू से लेके जो ट्रैक था वो आज नहीं तो कल धोखा देने वाला था। उस ट्रैक पे ये लोग चल रहे थे कि हमें आज नहीं तो कल लोगों का पैसा डुबाना है। इसीलिए इन लोगों ने शुरू से प्लानिंग करी कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तेजिंदर पाल चन्नी के नाम। ये दिमाग वाला काम क्या करते हैं, जैसे कंपनी बना लिए, उदाहरण के रूप में एक कंपनी बनी, ए के नाम से कंपनी बनी, अब उन्होंने लोगों से कोई भी स्कीम बता करके पैसा ले लिया और उस पैसे से उसने कोई भी प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया, कहीं पर भी उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि उसने मिस्टर बी को वो सारा पैसा उधार में दे दिया। यानी यहां पर आपको कहा कि हम 12% ब्याज देंगे
और मिस्टर बी को उसने 14% ब्याज पे पैसा दे दिया। अब आपको बता रहा है, सरकार को बता रहा है, हमको तो 2% बचेगा ना। सवाल यह कि मिस्टर बी इसी का रिश्तेदार है और वो पैसा खाएगा आज नहीं तो कल, और मिस्टर बी से पैसा आप नहीं मांग सकते क्योंकि उसको मिस्टर ए ने दिया है, आपने थोड़ी दिया है, आपने तो मिस्टर ए को दिया है। तो इन्होंने ये स्कीम खेली कि मिस्टर बी को पैसा दे दिया कि ये लोगों ने पैसा दिया है, चलो तुम 2% ज्यादा ब्याज देना, ले लो। फिर मिस्टर बी ने क्या किया, उसने भी कहीं पर पैसा खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया बल्कि मिस्टर सी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। ये गेम क्या खेलते थे, इसलिए इतनी सारी कंपनियां बन गई इनकी। क्या आया है 5,000 करोड़, दे दो एजी इंफ्रा को लोन। आया 2,000 करोड़, दे दो तेजेंद्र पाल चन्नी को लोन। आया 4,000 करोड़, दे दो रामजस पाल को लोन। ये इस प्रकार पैसा बांटते गए और अपने रिकॉर्ड में लिखते गए कि हम 6 साल में दुगना देते हैं, हमको ये 5.5 साल में दुगना देंगे। अब 5.5 साल में वो दुगना जो देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो आप उनसे नहीं मांग सकते। जिसने दिया है वो मांगेगा, आप क्यों मांगोगे? और भंगू मांगेगा नहीं, भंगू तो कहे मैं तो जेल में हूं, मैं कहां मांगूंगा, अब मैं तो जेल में हूं, मैं तो जेल में हूं। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को जब किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना चाहिए तो देखना चाहिए कि कंपनी के पास पैसा कहां रखा है। किसी भी व्यक्ति को उसने लोन दे दिया है, कल वहां से नहीं मिलेगा लोन तो क्या करेंगे? लोन कैसे खा जाएगा? अरे खाएगा नहीं, ये दोनों मिले हुए हैं साले आपस में। वो साला खुद बोलेगा तुम मेरे को मत देना, तो मेरे को बहाना मिलेगा, भैया मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। ये एक प्रकार के बहाने होते हैं। तो ये गेम खेली गई। भंगू ने जिन लोगों को पैसा दिया, जिन कंपनियों को पैसा दिया, उन लोगों ने, उन कंपनियों ने किसी और जगह पैसा इन्वेस्ट किया। अब वहां से वो पैसा निकाल नहीं रहे और बता भी नहीं रहे कि हमारा कहां है। अब यहां से इससे मांगो तो उसके नाम पर तो कुछ है ही नहीं। मुसीबत ये बन गई है। तो ये इन लोगों ने गेम खेली, लेकिन एक फायदे की बात हुई है। फायदे की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर संपत्ति है, अब आप बाकी सभी लोगों को भूल जाइए, हमें केवल 2 लोगों पर टारगेट करना है। एक, जिन लोगों के नाम पर संपत्तियां हैं जो लोढ़ा कमेटी के पास अटैच है, उन प्रॉपर्टीज को डाउनलोड करके रख लीजिए एविडेंस के रूप में। रजिस्ट्री फाइल नहीं, वो फाइलें तो हमारे पास है कि कुल लिस्ट है इतनी। रजिस्ट्रियां डाउनलोड करिए। रजिस्ट्री की एक रजिस्ट्री होगी जिसके नाम पर, उसके नाम पर फिर जितनी भी संपत्ति होगी आपको बाद में बेचने में आसानी होगी। अब ये लोग, क्योंकि हमने इनको बचाने के लिए बहुत कुछ किया, इन लोगों को मौके दिए कि भाई आप कंपनी को घेरना चाहते हो तो 21-22 के मैटर पे कंपनी को घेर सकते हो, लेकिन इन्होंने नहीं घेरा। मैनेजर भी चाहता तो वो गेंद, क्योंकि हम लोगों ने जो फुटबॉल बनाई, जो 21-22 का मुद्दा ढूंढा, उसको हमने मैनेजर और सीनियरों के पाले में फेंका। लेकिन वो लोग कहीं भी आगे बढ़ाने के बजाय उस गेंद को छुपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। छुपाएं, अब ये गेंद वहीं पर ब्लास्ट करेगी, बारूद के ढेर पे जाके बैठ गए हैं अभी। तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने अब अन्य कंपनियों के लिए भी उठाया है मैटर कि जो भी पीएसएल से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके मैटर पे कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और अब हम उनको एहसास कराएंगे कि आ जाओ बेटा, अब कोर्ट में देख लो। जो आप बोलते थे ना कि इन्होंने एसपी के यहाँ कंप्लेन किया, पुलिस ने क्या उखाड़ लिया, अब देख लेते हैं अदालत आपको क्या बोलती है। किसान में, विटलसी में, लोटस में आएगा तेजेंद्र पाल चन्नी, पूरे देश में घूमेगा, चालू होगा, चिंता मत करिए। मैकाउस में पता करिए कि अभी और कौन कौन डायरेक्टर हैं, क्योंकि साथियों प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे सीनियरों का जो डीआईएन नंबर है वो अनएक्टिव है, और अनएक्टिव होने के कारण वो नेट पे नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है कि वो किस किस कंपनी में पहले था, कहीं शो नहीं हो रहा है। तो प्लीज आप लोगों को कहीं से भी कोई जानकारी मिल जाए कि फलाना व्यक्ति फलानी कंपनी का डायरेक्टर था, उस संबंध में कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए तो वो हम तक पहुंचाइए।
हम उस कंपनी के ऊपर पता करेंगे कि किस किस निवेशक का वहां पैसा फंसा है, उसको हम कंज्यूमर कोर्ट में घसीटेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे कोई भी केस हो, एफआईआर होती है ना, तो एफआईआर का मतलब क्या होता है? जब किसी के ऊपर भी कोई एफआईआर, किसी कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर या किसी सीनियर के ऊपर या एजेंट के ऊपर जब एफआईआर की जाती है, तो अदालत ये नहीं कहती है कि इसको पैसा लौटाओ। अदालत कहती है कि तुमने ये काम गलत किया है, हम उसकी सजा देंगे, मामला खत्म। हाँ, ये बात है कि वो सजा से बचने के लिए, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सामने वाली पार्टी को पेमेंट दे देता है व्यक्ति, और उसके बाद उससे बयान दिलवाता है, नहीं ये तो गलत रिपोर्ट है, पैसा तो मेरा था ही नहीं, मेरा तो पैसा चुकती है, या कुछ भी ऐसा मैटर बना के जिससे केस कमजोर हो जाए और वो बरी हो जाए। ये गेम खेली जाती है। बाकी कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पुलिस ने जो एफआईआर करी है उससे आपको पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। वो तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसको दंड मिलेगा, वो एक क्राइम है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जब आप जाते हैं तो वहां से डिसीजन आता है कि आपको पैसा मिलेगा, और कितना मिलेगा, किससे मिलेगा, वो भी लिखित में आता है। अब इसके बाद अगर आप पुलिस में कार्रवाई करते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा और उसको दंड भी मिलेगा। इसलिए आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। दूसरा विकल्प है, आप रिट पिटीशन लगाइए। अब रिट पिटीशन लगाने की स्थिति में आप लोग हो नहीं। क्यों नहीं हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि रिट पिटीशन अकेले लगाएंगे? क्या इतना खर्च वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादा संख्या में लोग लगाएंगे। ज्यादा संख्या का मतलब क्या होता है कि जब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मिलकर के और एक रिट पिटीशन लगाते हैं, तो जिसके अगेंस्ट रिट पिटीशन होती है, अब वो समझता है कि यहां पर मान लीजिए 20,000 लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर के लगाई है, तो गेम क्या खेलता है वो? चुनिंदा 20 लोगों को वो अपने साथ मिला लेता है और रिट पिटीशन को या तो लंबा खींचता है, या तो वो लंबा खींचता है 20-25 साल तक, या उसको घुमा देता है, कहानी खत्म, रिट पिटीशन में भी उसका कुछ नहीं उखड़ता। ये गेम खेली जाती है, क्योंकि जितने भी लोगों ने मिलकर के रिट पिटीशन लगाई है, सारे लोग सामने नहीं आते हैं मंच पे, बस ऐसे पृथ्वीराज यादव जैसे भड़वे बैठे रहते हैं, बाकी कोई नहीं दिखेगा। 2-4-10 भड़वे मंच पे बैठ जाते हैं, बाकी तो बेचारे नीचे बैठने वाले सब पिस जाते हैं, मुर्गों की तरह हलाल हो जाते हैं। ये होता है। इसलिए कंज्यूमर कोर्ट सबसे बेहतर है। कंज्यूमर कोर्ट हर व्यक्ति के लिए, खुद के लिए है, इंडिविजुअल है, उसका खुद का मुकदमा बनेगा, वो खुद पार्टी बना हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। अगर वो कंज्यूमर कोर्ट में मान लीजिए हर बार केस लगाना चाहता है लेकिन जाना नहीं चाहता है, तो 2-4-6-10-20-50 लोग मिलकर के केस लगाएं, तो उनमें से किसी एक को अधिकृत कर सकता है कि ये जाएगा, लेकिन बीच में जब चाहे तो उसको हटा भी सकता है। नहीं भैया मैं खुद आऊंगा, केस मेरा है, तो अदालत कहेगी हाँ ठीक है आ जा भैया। यानी केस में जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से होगा। यहां पर जैसे बोला जाता है, किसी एजेंट के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो संगठन वाले उसको बचाने आते हैं, आप लोगों को लगता है कि अरे संगठन वालों ने सपोर्ट किया, वो सपोर्ट उन्होंने आपको नहीं किया, उन्होंने कंपनी का, ये कंपनी द्वारा किए गए कृत्यों में कंपनी का साथ देकर उसका मनोबल बढ़ाया कि अरे एजेंट अगर फंस जाएंगे एक तरफ से सारे एजेंट, तो फिर आगे चल के ये आंच तो मैनेजमेंट पे ही आने वाली है ना। आगे आने वाले समय में तो ये आंच तो मैनेजमेंट पे ही आने वाली है। अभी आ सकती है, अगर किसी एक एजेंट के खिलाफ पुलिस बुलाती है, कार्रवाई करती है, 100 एजेंट वहां पहुंच जाए, अगर अपने मन में बना लें, क्योंकि जिंदगी तो आज वास्तव में आप कैदियों से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर अपने आप में मन बना लो, पूरे देश के एजेंट जितने भी सक्रिय ईमानदार एजेंट हैं, सिर्फ वो एक मन बना लें कि एक एजेंट को पुलिस ने बुलाया कि कस्टमर ने कंप्लेन की है इसके पैसे के लिए, तो हर एक शहर के एजेंट अपने अपने शहर के थाने में पुलिस के पास चले जाए, हमको भी गिरफ्तार करो, हमने कसूर किया है, गलत कंपनी में पैसा जमा कर दिया है, हमको गिरफ्तार करो, हमारे ऊपर केस बनाओ। क्या बुराई है भाई केस बनवाने में अपने ऊपर?
10-20 दिन जेल हो जाओ, हो आओगे, हुआ, क्या दिक्कत है? अगर ऐसे हर शहर में केवल 100 एजेंट खुद खड़े हो जाए कि भैया हमको गिरफ्तार करो, हमने गलत कंपनी में डाल दिया पैसा, लगता है हमने गलत कंपनी में डाल दिया, हमने फ्रॉड कंपनी में डाल दिया। अब कानून क्या कहता है? आपने खुद बयान दिया कि फ्रॉड कंपनी में पैसा जमा किया, यानी आपने फ्रॉड कंपनी का मनोबल बढ़ाया, आपने एक गलत काम किया, उसके लिए आपको गिरफ्तार किया। लेकिन जो फ्रॉड कंपनी है वो कहां है? उस कंपनी को आप 100 लोग थोड़ी चला रहे थे। तो क्या होगा इसका परिणाम? परिणाम ये होगा कि सारी ब्रांचें ओपन हो जाएंगी, सबको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी को अब लगेगा कि अब तो पूरे देश में निपट जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस नहीं चल रहा है जो आप समझ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इस बात की चल रही है कि कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है कि कंपनी सीआईएस का करती है। अब सीआईएस का करती है, ये प्रमाणित हो जाता है तो उसको जितना दंड मिलना है उतना तो उसने जेल में सजा काट चुके हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा उसको? अब सवाल यह है कि जितना पैसा बकाया है उसके भुगतान में कितना डिफरेंस आता है, उस हिसाब से इनको जुर्माना लगेगा। तो उस चक्कर में ये डिले कर रहे हैं कि लोढ़ा कमेटी इनकार कर देगी कि भैया पैसा तुम्हारा जमा ही नहीं है। ये इस मैटर पे लगे हुए हैं। कंपनी खुद बांटती या लोढ़ा कमेटी कोई ऐसा आदेश होता कि आप पेमेंट बांटो इतने % ब्याज के साथ, और जितना पैसा जो लोग आते जाएं इनको कंपनी से आप लेते जाओ पैसा, कंपनी से आप पैसा लेते जाओ। तो समझ में आता कि ईमानदारी है, क्योंकि फिर तो लोढ़ा कमेटी जिसका 5,000 जमा है उसको ब्याज जोड़ के दे देती, भैया हम भंगू से ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर अब होगा, कंज्यूमर कोर्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में जब हम लोग जाएंगे तो आसानी से हम साबित कर पाएंगे कि तेजिंदर पाल चन्नी कंपनी का मालिक था, रामजस पाल कंपनी का मालिक था, छोटेलाल पटेल कंपनी का मालिक था, सीताराम काजला कंपनी का मालिक था, शंभूचंद जैना कंपनी का मालिक था। और हमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, केवल हम रजिस्ट्री की कॉपी रख देंगे, कंज्यूमर कोर्ट उनको मौका ही नहीं देगी। अब क्या बोलोगे, साले ये यार ये क्या है, नॉट फॉर सेल क्या लगा है, ये किसने लगाया है? इसने घर से लगा के आया है क्या? अगर चैलेंज करते हो तो एफिडेविट दे दो, हम इसकी जांच करते हैं कि ये लोढ़ा जी ने लगाया है कि इसने लगाया है। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट कोई सजा तो नहीं देगी इनको, कंज्यूमर कोर्ट तो यही कहेगी कि भैया ये पैसा इनको आप दो। अच्छा, अब अगर तेजिंदर पाल चन्नी कह रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है तो जब आ जाए तब दे देना। कंज्यूमर कोर्ट 30 दिन में तो कहती है दे दो, लेकिन अगर है ही नहीं किसी के पास तो उसकी गर्दन थोड़ी काटती है कंज्यूमर कोर्ट। और जेल में भी ऐसे नहीं भेजेगी, जेल में तब भेजती है जब पैसा है पर नहीं देंगे, क्या कर लोगे, तब वो जेल भेजती है। तो ऑर्डर तो हो जाएगा पेमेंट का। अब 30 दिन में जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम पता लगाएंगे ना कि तेजिंदर पाल चन्नी के नाम पर क्या क्या है। तेजिंदर पाल चन्नी अगर किसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन में बैठा है, आप वो वाहन जब्त कर सकते हो, कानून है। अब अगर कोई व्यक्ति आएगा कि नहीं ये स्कूटर तो हमारा है, ये बाइक तो हमारी है, ये कार तो हमारी है, हमने तेजिंदर पाल चन्नी को दी थी, तो भैया इस कर्जदार व्यक्ति को तुम इतना दे सकते हो, तो इससे बाद में ले लेना, ये हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भरोसा करने लायक नहीं है और तुमने इस पर भरोसा किया, मतलब तुम इसके खास आदमी हो, तुम्हारा इससे आपस में कोई रिलेशन है। इस मैटर पे वो कार आप जब्त करवा सकते हो। एक बार उस व्यक्ति को कंज्यूमर कोर्ट कार वापस दे देगी, लेकिन हिदायत देगी कि दोबारा तेजिंदर पाल चन्नी को कार देना नहीं,
अपना कोई भी सामान दिया, क्योंकि तुम्हारा है ना। यहां तक कि उसकी पत्नी को भी हिदायत दी जा सकती है कि अगर मकान उसकी पत्नी का है तो कानून में लिखा है कि पत्नी को कहा जाएगा कि तुम्हारा मकान है, या तो तुम अपने पति का कर्जा चुकती करो, या तो अपने पति को घर के बाहर निकालो। अब तुम्हारा मकान है ना, तो तुम्हारे मकान में तुम्हारा पति नहीं आना चाहिए। कर्जा लेके आया हरामखोर, तो उसमें तो तुम बोलती हो कि नहीं मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसको घर में आने दोगी? घर में क्यों आने दोगी? नहीं आने दोगी। या तो उसको घर आधा दे दो, भैया आधा घर तुम्हारा है, वो अब आएगा घर में, तो हम वो आधा घर बेच लेंगे। ये कानून में है। होता है ना, चोर आदमी क्या होता है कि अपने सारे परिवार में पैसा बांट देता है, फिर परिवार के लोग कहते हैं तो हमारा है, ये तो हमारा है, हमारा है। तुम्हारा है ठीक है, लेकिन आज के बाद इसको कभी देना नहीं। जहां भी घूमे पैदल घूमे। कभी किसी गाड़ी में दिखा, जिसकी गाड़ी होगी उठा लेंगे, इसको गाड़ी दिए क्यों? तो इनका जीना आराम कर देंगे हम लोग। पैसा तो पूरा लेकर रहेंगे ब्याज सहित, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धैर्य रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस अभी सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम जरूर करिएगा, जिनका भी अलॉटमेंट दिखा रहा है वो सभी लोग नया स्क्रीनशॉट ले लें। आज कल परसों ले लें, हो सकता है 31 तक फिर पोर्टल में दिक्कत हो जाए। जिनका भी अलॉटमेंट दिखा रहा है, यानी 10,000 रुपए के अंदर वाले सभी लोग अपना अपना स्टेटस देखकर स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट कंप्यूटर से ही लीजिएगा, मोबाइल से अगर पूरी स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन मतलब कैसी? साइट का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, स्टेटस रिपोर्ट आपकी क्या कहती है वो डिटेल, वो सब दिखनी चाहिए। और दिखने के साथ साथ ये पता चलना चाहिए कि ये कंप्यूटर से या मोबाइल से लिया गया है, खुद से बनाया नहीं जा सकता, वो जनरेट नहीं किया गया है। अगर आपने ऐसा बनाया जो आसानी से कोई भी कंप्यूटर पे अपने जनरेट कर सकता है, तो वो उसकी मान्यता नहीं है। इसलिए वो वाला स्क्रीनशॉट चलेगा जो देखते ही समझ में आ जाए कि ये पोर्टल से लिया गया है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा, और पीडीएफ भी नहीं चलेगी, क्योंकि पीडीएफ में बहुत कुछ हट जाता है। पीडीएफ जब बन जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो कोई भी डिजाइन अपने कंप्यूटर में बैठ के बना करके बना सकता है, ये तो टाइप किया हुआ है, बाकी मैटर तो कुछ है थोड़ी कुछ खास। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो उससे कोर्ट की भी मान्यता है। और साथ साथ में उस स्क्रीनशॉट से आप ये प्रमाणित कर सकते हो कि ये फलानी डेट का है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट जैसे ही लेते हो तो उसके अंदर जो फाइल होती है उसकी डिटेल में चला जाता है कि स्क्रीन किस डेट में लिया गया है। भले आप फाइल नेम चेंज कर दीजिए, फिर भी डिटेल में अंदर टाइम और डेट सब रहती है। वो एक्सपर्ट, जो भी आईटी एक्सपर्ट होते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो ये आपको जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उस स्क्रीनशॉट से 2 साल के भीतर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, और उन 2 साल के बीच में आपको एक रजिस्ट्री भेजनी पड़ेगी लोढ़ा कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा एक दो जगह आप भेजना चाहें तो भेजिए, नहीं तो ये 2 जगह बस जरूरी है। एक कंपनी को, सॉरी 3 जगह, एक लोढ़ा कमेटी को, एक कंपनी को, एक सुप्रीम कोर्ट को, 3 जगह कम से कम रजिस्ट्री जाननी है। और उसके बाद 8-10 बार मेल भेजना पड़ेगा। उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में इंटर करिएगा, और आपको ब्याज सहित पैसा मिलेगा। जिन लोगों का अलॉटमेंट है उनको तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए काम और आसान हो जाएगा। उनसे ज्यादा हिसाब किताब पूछा ही नहीं जाएगा कि कितना जमा है, क्या जमा है। अलॉटमेंट है भाई, हमारा तो जमा है तभी तो अलॉटमेंट हो गया ना, बिना जमा किए थोड़ी हो गया। तो उनको तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अप्रैल में देखेंगे पहले पोर्टल की पोजीशन क्या है, क्या
जो 10,000 के भीतर वाले हैं वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखाएगा तो फिर अभी इंतजार करेंगे, नहीं दिखाएगा तो बस लोढ़ा कमेटी का लेटर जारी करेंगे और फिर सब लोगों से वो चार्ज भी जो है जिन लोगों से ली गई है उन लोगों के भी लेटर बनाए जाएंगे, जिनसे नहीं ली गई है उसके बाद लेकर के उनके लेटर बना के दिए जाएंगे और उसके बाद फिर कंज्यूमर कोर्ट में एंटर किया जाएगा। बाकी घबराए नहीं, उन सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा लेने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दिमाग में एक बात बैठानी है कि हमको पैसा अपने निगेटिव सीनियर से लेना है, क्योंकि आपका पैसा उसके पास है, कंपनी के पास नहीं है, ना लोढ़ा कमेटी के पास है। आपके यहां से 1 लाख गया, वो आपके लोकल ब्रांच के सीनियरों और कर्मचारियों में आधा पैसा बट गया, उन्होंने आपको बताया ही नहीं, आधा पैसा ऊपर भेजा। उस ऊपर में से भी यानी अगर 1 लाख गया तो 50,000 रीजनल में पहुंचा। रीजनल में फिर वहां पर आपके स्टेट के कुछ लीडर और रीजनल के जो कर्मचारी थे 25 उन्होंने उड़ाया और 25 हेड ऑफिस पहुंचाया। फिर वहां के जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे और वहां के कर्मचारी उस 25 में से 10 उन्होंने उड़ाया और 15 उन्होंने मैनेजमेंट को भेजा। अब मैनेजमेंट ने उस 15 में से 10 खुद उड़ा लिया और 5 भेज दिया लोढ़ा कमेटी के पास। ये हुआ है खेल। 1 लाख में 5,000 रुपए पहुंचा है लोढ़ा कमेटी के पास। उस 5,000 में भी बहुत बड़ा झोल झाल हुआ है। ऐसे हुआ है कि वो 5,000 नगद तो पहुंचाया नहीं गया, 5,000 रुपए दिया गया किसी ब्रोकर को कि प्रॉपर्टी खरीदो और वो प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी को। लेकिन जो वो 5,000 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी गई है एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी 1,000 की है, रजिस्ट्री 5,000 में करवाए हैं बड़वे, 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी है वो। तो आपके 1 लाख रुपए में कुल 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास है। तो आप कैसे करोगे, कितना मिलेगा, आप समझ लो। आपको जो मेन पैसा मिलना है वो तेजेंद्र पाल चन्नी, पृथ्वीराज यादव, इन लोगों के पास। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा, सीबी यादव ने एक वीडियो में कहा है खुद नेशनल चैनल पर कि उन्होंने 4 बार स्टडी किया है, कंपनी की प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, जितनी देनदारी है उससे कई गुना अधिक प्रॉपर्टी है, 3 गुना 4 गुना ऐसे बोला है उसने। तो वो जो उसने स्टडी किया है वो लिस्ट कहां है, वो तो लोढ़ा कमेटी के पास है ही नहीं प्रॉपर्टी। तो वो कंज्यूमर कोर्ट में इसको आके बताना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट में आप सीबी यादव को बुला सकते हो उस वीडियो को दिखा करके कि साहब इसने स्टडी किया था, इसको खास निर्मल सिंह भंगू ने कंपनी की प्रॉपर्टियों पर स्टडी करने के लिए बुलाया था क्योंकि ये प्रोफेसर है। और वो 3,20,000 प्रॉपर्टियों की इसने स्टडी कर दी और उसके बाद 29,000 लोढ़ा कमेटी के पास, बाकी प्रॉपर्टियां कहां गई, ये स्टडी करने वाले से पूछिए। और 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया है पृथ्वीराज यादव ने। पृथ्वीराज यादव कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। आप केवल और केवल सीनियर जो कह रहे थे, जो कह रहे हैं, केवल उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उन्हीं रिकॉर्डिंग के दम पर आप पैसा ले सकते हो, ब्याज सहित ले सकते हो। और इसका नजारा आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा जब ये कंज्यूमर कोर्ट में इन लोगों की पेशी आना चालू हो जाएगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि आप पीएससीएल में 2 लोगों को घसीट सकते हो, अन्य कंपनी जैसे किसान वगैरह है वहां तो आप केवल डायरेक्टरों को घसीट सकते हो ना। आप भले आप नेगेटिव सीनियर का नाम उसमें डाल देते हो, लेकिन आप प्रमाणित कैसे करोगे कि ये प्रमोटर है। किसान में आपका जमा पैसा आपका सीनियर अपने घर ले जाता था, कोई प्रूफ थोड़ी है, इसमें दिक्कत होगी। लेकिन इस बात का आभास हो जाएगा जब वो कंज्यूमर कोर्ट में इंटर करेंगे, तब उनको आभास हो जाएगा कि भैया जो पीएससीएल में है इससे तो चलो हम बच गए, डायरेक्टर फंसेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएससीएल में तो ये प्रमाणित हो चुका है कि फलाने फलाने व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो मालिक है, प्रमोटर है। उसके बाद जो अगस्त 2014 में जो लोग काउंटर पे थे उनके पास क्या क्या है, या तो वो मैनेजर के खिलाफ खड़े हो जाए कि भैया मैनेजर से पूछा जाए, मैनेजर को तो बताना ही पड़ेगा कि वो पैसा कहां गया। क्या कंज्यूमर कोर्ट में मैनेजर साबित कर पाएगा कि उसने डीडी बनवाई?
क्या कंज्यूमर कोर्ट में मैनेजर ये कह पाएगा कि ब्रांच खुलवाइए तो मैं हिसाब बताता हूं? कंज्यूमर कोर्ट कहेगी जाओ अभी जाकर ब्रांच खोलो, जाओ ले आओ साले, तुमको कौन रोक रहा है? अगर वो कहेगा नहीं हेड ऑफिस में, तो जाओ हेड ऑफिस से ले आओ, मैनेजर थे। अगर मैनेजर ये कहता है कि नहीं हेड ऑफिस वाले हमको नहीं देंगे, हम नौकरी छोड़ दिए, चलो यहां पर दो एप्लीकेशन लिख करके हम बुलाते हैं हेड ऑफिस को, तुम बयान तो दो कि तुमने पैसा उनको दिया। तो 21-22 के मैटर पे मैनेजर कैसे निपटने वाला है? हमने मैनेजर को भी एक समझिए कि बचाव का रास्ता दे दिया है, क्योंकि 21 और 22 अगस्त की तारीख में जो हमने कलेक्टर को और एसपी को लिस्ट सौंपी है कि ये 50 लोग, ये 60 लोग, ये 40 लोग काउंटर पे बैठे थे, जब आप कंज्यूमर कोर्ट में एंटर करोगे और मैनेजर को बुलाओगे, तो मैनेजर अपने वकील से कहेगा कि इन लोगों ने पहले यहां कंप्लेन की थी, एसपी के पास बोले थे ये 40 लोग काउंटर पे बैठे हैं। उसका वकील मैनेजर को कहेगा कि जाओ तुरंत कलेक्टर के यहां अर्जी लगाओ और उसकी नकल ले लो। अब उसकी नकल ले लो कि कौन कौन लिस्ट में बैठा था, कलेक्टर के यहां से नकल ले आओ, और नहीं जा सकते हो तो दो 200 रुपए मैं निकाल के आता हूं। तो वकील जाएगा कलेक्टर और एसपी ऑफिस में, वहां से उसकी नकल लेकर के आएगा लिस्ट की कि साहब ये लिस्ट है, ये लोग 21-22 को काउंटर पे बैठे थे। और उस समय यहां पर समझिए क्या खेल होने वाला है, जो एसपी को आप लेटर देने गए, जो कलेक्टर को आप लेटर देने गए, उसको आप लोग और जीरो चैनल बोल रहा है कि वो इंटीमेशन है, वो जानकारी है, लेकिन कलेक्टर और एसपी कह रहे हैं कि वो शिकायत है, आप शिकायत करता हो। लेकिन अब जब मैनेजर उस लेटर को कंज्यूमर कोर्ट में पेश करेगा, तो वो कहेगा कि साहब ये गवाह हैं। अब वहां पर वो आपको विटनेस बना देगा, वो बोलेगा साहब ये गवाह हैं, ये लोग काउंटर पे इतने बैठे थे, ये इतने सारे गवाह हैं, देखिए इन्होंने देखा था कि ये लोग काउंटर पे बैठे थे, इन्हीं के पास है साहब पैसा। ये आप लोगों का बहुत लाभ होने वाला है, और मैनेजर भी अगर लाभ लेना चाहे तो ले सकता है, और मेरे हिसाब से वो लेगा। जैसे कोट कपूरा में कमल गर्ग मैनेजर को बचाने आया था, लेकिन जब कोट कपूरा का पीएससीएल का केस जब कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, तो पीएससीएल का मैनेजर कमल गर्ग को फंसाएगा। वही मैनेजर जाकर के नकल की अर्जी देगा एसपी ऑफिस में और कलेक्टर ऑफिस में, और फिर वो बोलेगा कि साहब इतने लोग काउंटर पे बैठे थे, ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलेक्टर के यहां से मैं नकल लेकर के आया हूं, ये इतने सारे गवाह हैं, इन्होंने साइन किए हैं साहब। अब वो वहां पर आपको गवाह बना देगा, और फिर कमल गर्ग की ऐसी तैसी होगी, और कमल गर्ग को वो पैसा भरना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि कमल गर्ग को उसने पैसा क्यों दे दिया? कमल गर्ग का वकील बोलेगा कमल गर्ग कोई कंपनी का मालिक थोड़ी है। तो मैनेजर कहेगा नहीं साहब इसके 25,000 मालिक हैं, तेजेंद्र पाल चन्नी के माथे पे लिखा है क्या कि वो कंपनी का मालिक है? लोढ़ा कमेटी के पास मिली है ना प्रॉपर्टी। अब कमल गर्ग की प्रॉपर्टी कंपनी ने लोढ़ा कमेटी को नहीं सौंपी, लेकिन कमल गर्ग इसका प्रमोटर है, वो नगद पैसा ले जाता था, तेजेंद्र पाल चन्नी भी नगद ले जाता था। ये देखिए साहब, तो कमल गर्ग खुद को बचा नहीं पाएगा, और उस समय कमल गर्ग गिड़गिड़ाएगा, पैर पकड़ेगा एक एक जूनियर के कि मुझे बचा लो, मैनेजर को लपेटते हैं, पर आपको मैनेजर के न तो खिलाफ जाना है न सपोर्ट में जाना है, आप चुपचाप बैठे रहिए भैया, हमको तो पैसा चाहिए हमारा। और सबसे बड़ी बात कि कंज्यूमर कोर्ट में आप लोग थोड़ी होगी, कस्टमर होगा, नाम तो कस्टमर का होगा, भले चाहे आपका पैसा जमा है तो आप भी वहां कस्टमर की हैसियत से हो, तो आप अपने सिर्फ अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट पर आप बहस कर सकते हो, दुनियादारी से आपका क्या लेना देना, लाखों करोड़ों रुपए आए उससे आपका क्या लेना देना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से लेना है। तो कंज्यूमर कोर्ट में आपका जो पीएससीएल में पैसा डिपॉजिट है, वो पैसा आपको पूर्ण चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिले, इस बात का ऑर्डर दिलाना मेरा काम है।
फिर उस पैसे की वसूली किससे हो, ये आपकी गवाही पे डिपेंड करता है, आपके द्वारा दी गई की गई लीगल कार्यवाही पे डिपेंड करता है कि अगर आपने 21-22 के मैटर पे जिन लोगों को घसीटा है उन लोगों से पैसा लेना चाहते हो तो पैसा मिल जाएगा। यदि आप भंगू से लेना चाहते हो तो तिहाड़ जेल की टट्टी साफ करिएगा, तब मिलेगा पैसा, बाकी नहीं मिलेगा। लेकिन तेजेंद्र पाल चन्नी की गर्दन दबोच के पैसा लेना चाहते हो तो तेजेंद्र पाल चन्नी की पूरी सच्चाई कंज्यूमर कोर्ट में रख दो, कंज्यूमर कोर्ट आपकी रक्षा करेगा, आपको उस तेजेंद्र पाल चन्नी की ऐसी तैसी करके आपको पैसा दिलवाएगा। ये है कानून, और इसी का आपको नजारा जल्द देखने को मिलेगा। कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में अब पता चलेगा, थोड़ा देखते हैं ना कि अब जब डेट लगती है, ये लोग जब आएंगे तो उनके साथ और कौन आते हैं इनके सपोर्ट में, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में जो भी बात होती है वो राइटिंग में होती है। वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये लोग समझौता करना चाहते हैं या चैलेंज कर रहे हैं। वहां थाने जैसा काम नहीं होता कि नहीं बयान ऐसा दिया जाएगा, बयान हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा। जैसा आप घर से लिख के जाओगे वो कागज जमा करके चले आना है। कंज्यूमर कोर्ट में आप लोगों को सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सामने वाली पार्टी कभी कोई कागज वहां दे दे और आपसे कहे इसको जवाब दे दो, तो आप कभी भी उसका जवाब मत देना। मैं हालांकि क्लियर सभी लोगों को बता देता हूं और बहुत लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिन भी लोगों ने मेरे को पैसे भेजे हैं अपनी कंज्यूमर कोर्ट के लिए केस मेमोरेंडम फाइल बनाने के लिए, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी ईमेल आईडी पर अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, वार्ताकार का नाम सेंड कर दीजिए। यानी मेरे से कोई भी एक व्यक्ति बात करेगा, सारे कस्टमरों के लिए तो मैं बात करूंगा नहीं, तो जैसे जितने भी लोगों के लिए जिसने पैसा भेजा है वो व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर नाम सेंड कर दे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं मेल भेजता हूं तो भी आप लोग हो सकता है मेल नहीं देख पाते हो उस समय, तो आप फोन नंबर भेज दीजिए, तो मैं उन लोगों से फोन पर बात करूंगा। मैं सबकी फोन रिसीव नहीं करता हूं, क्लियर सबको मालूम है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे कहने पे पैसे भेजे हैं उनसे बात करना मेरा फर्ज बनता है। और मेरे को कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी एक दूसरे को जानकारी साझा करनी होगी, मैं खुद आपको फोन लगाऊंगा और आपका फोन जब भी मेरे पास आएगा मैं रिसीव करूंगा। लेकिन रिसीव तब करूंगा जब आपका मेरे पास नंबर होगा पहले से ही। तो मुझे अपना ईमेल पे नंबर भेज दीजिए जिन्होंने पैसे भेजे हैं। मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों ने पैसे भेजे हुए हैं वो लोग अपना मोबाइल नंबर मेरे ईमेल पे भेज दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही मेरे को फोन करेंगे तो आपका फोन रिसीव होगा और मेरे को कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। और जिन लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हों और हमारे तरफ से उनको ईमेल पर रिसीविंग न मिली हो, यानी पैसा जमा किए जाने की पुष्टि नहीं हुई हो हमारे तरफ से, तो वो लोग दोबारा मेल भेज के पहले पैसे की पुष्टि करवा लें। ऐसा नहीं कि उन्होंने अकाउंट में डाल दिया और सो गए, पता चला हमारे अकाउंट में पहुंचा ही नहीं। तो हमको रसीद भेज दीजिए पैसे की। बल्कि एक काम ये किया करिए कि जब आप पैसे जमा करते हैं, जमा करने के बाद जो रसीद आपको मिलती है उस रसीद के ऊपर आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। वहां पहले लिख दीजिए जमा करता, नहीं तो कल को क्या होता कि अगर उस अकाउंट में पैसों में कोई लफड़ा आ गया है तो बाद में आपको कहेंगे ये क्या लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, ये पैसा तो गलत जगह चला गया। तो आप ऊपर अपना नाम लिखिएगा जमा करता, फिर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, और बाकी तो सामने वाले का नाम अकाउंट नंबर में डला ही हुआ है उसमें। तो ये ताकि मैं पहचान सकूं कि ये स्लिप किसकी है, किसने पैसा जमा किया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो फिर मोबाइल पे बातचीत करेंगे, चिंता मत करिए। बाकी इन सभी लोगों को खदेड़ेंगे। समय का विशेष ध्यान रखिए। 2 साल के भीतर अगर मेच्योरिटी डेट को 2 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है तो तब तो बड़ी आसानी से आप केस लगाएंगे और जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल से 3 साल के बीच में पीरियड हुआ है तो भी आपको 99%
99% आपके केस में कोई दिक्कत नहीं है। 1% कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, बाकी 99% नहीं, क्योंकि कोरोना काल था, ठीक है। लेकिन अगर 3 साल से अधिक समय हुआ है तो उस समय कुछ समझना पड़ेगा हमको, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सिचुएशन है, आपने क्या क्या किया, सामने की तरफ से क्या जवाब आया, उस हिसाब से हम कुछ परफेक्ट ऐसे पॉइंट डालेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये काम किया जाएगा। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि कंज्यूमर कोर्ट पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में आप खुद खड़े हो सकते हैं, जो भी बोलेंगे आप बोलेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि सामने वाली पार्टी, कंज्यूमर कोर्ट में जो लोग जाते हैं, अगर सामने वाली पार्टी आती है और वो कुछ भी लिख के देती है और आपसे कहती है इसका जवाब दीजिए, तो हड़बड़ी में आप वहां पढ़िएगा भी नहीं और जवाब दीजिएगा भी नहीं। आप सीधा सा बोलिए, साहब हमको 1 महीने का समय दिया जाए, हम अगली पेशी में आकर के इसका जवाब देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। भले वो बोले अरे ये 2 लाइन का ही तो मैटर है, 1 अक्षर का मैटर हो, हम अगली डेट पे आकर के देंगे। अगर वो डेट 3 दिन की 4 दिन की देता है, आप कहेंगे नहीं साहब, क्योंकि कम से कम 15 दिन का वक्त लेना आपका हक बनता है। और आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी कोर्ट वक्त दे सकती है, लेकिन 15 दिन तो आपका अधिकार बनता है। तो आप 1 महीना बोलिए, फिर कोर्ट जितने दिन दे, 15 दिन दे, 18 दिन दे, 20 दिन दे, उतने दिन के लिए वहां पढ़ना भी नहीं है आपको, सीधा कागज लेना है और हम घर में जाके पढ़ेंगे, समझेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहां अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अपने मुंह से वहां कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपको केस जीतना है तो आपको मौन रहना है। आप जो बोलेंगे लिखित में बोलेंगे, और आप जो सुनेंगे लिखित में सुनेंगे। सामने वाले ने क्या बोला कान से मतलब नहीं है। अगर अदालत बोले भी कि सामने वाले ने ये कहा, जज साहब हमको नहीं मालूम, हमने लिखित में दे दीजिए, जो भी बोलना है इनको लिखित में दे दे, हमको वो कागज दिया जाए। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट आपको जो भी कागज देगी आपसे रिसीविंग लेगी, तो वो हमेशा के लिए आपके पास प्रूफ रहेगा कि सामने वाली पार्टी ने ये कहा। तो लिखित में लेना है, लिखित में देना है। कंज्यूमर कोर्ट में ये सबसे बड़ा फायदे वाला पॉइंट है, जबकि अदर कोर्ट में 90% लिखित में होता है, 10% ओरली होता है। यानी जो कहा सुना जाता है वो जज लिखता है कि हमने ये सुना, ये कहा इसने, इसने ये कहा, वो लिखा जाता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में 100% सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में होता है, जो भी होता है। अब वो आप कोई वकील कहता है, जज सुनता है, ऑर्डर कर दे, अलग बात है, लेकिन आप स्पष्ट कहिएगा कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हम जो बोलेंगे दस्तावेज में बोलेंगे, और जो सुनेंगे वो भी दस्तावेज में सुनेंगे। आपको जज मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं वो बोल रहा है यार, इतना भरोसा नहीं है। जज साहब, अगर अदालत के कानून में लिखा हुआ है कि वकील, सामने वाली विपक्षी पार्टी के वकील पर भरोसा करना है, तो आप लिख दीजिए कि भरोसा करना पड़ेगा। तो ये आपको लाभ मिलेगा। बाकी कंज्यूमर कोर्ट में तो आप जीते जिताए हैं। क्योंकि साथियों देखिए, कंज्यूमर कोर्ट में दिक्कत कहां पर होती है, जहां कोई प्रोडक्ट लिया जाता है, जिस प्रोडक्ट की डिलीवरी आप ले चुके हो, प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है, दाव पेच होते हैं। आपका तो सीधा सीधा पैसा जमा है, आपका काय का दाव पेच। हरामखोर ये 50,000 दिए थे, सुअर की औलाद, तुमको 1 लाख देना था साले, देना पैसा, खत्म बात ना। ज्यादा बात क्यों करते हो साले, 1 लाख देना था, दे साले, 6 महीना ज्यादा हो गया उसका पैसा देना। अब इसमें कहा कि दाव पेच, कोई दाव पेच नहीं, आप जीते जिताए हो। आपको जबरदस्ती लूटा जा रहा था, सिर्फ इस बात के लिए लूटा जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ जो देश में जो तंत्र है, जिनकी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करना, आपके निवेश की सुरक्षा करना, उनकी नीयत भी खराब है, उनकी ये लोग जेब गरम करते हैं। क्योंकि आप एजेंट को पकड़ते हो, आप ऊपर तक पहुंचते नहीं हो। अब हम लोग ऊपर तक पहुंचेंगे, खदेड़ेंगे इन सालों को, सबको। क्योंकि जूनियर जो है, ये कस्टमर जो है एजेंट को पकड़ता है, उसी का फायदा बेईमान लेते थे, पर अब नहीं लेने देंगे। अब जाग जाइए। चलिए साथियों, इसी के साथ हमें आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।